Hello friends, I'm Rahul Singh and we are back with another video on Kahat Kabira Show. First of all, thank you very much for loving our last video. So our today's topic of discussion will be ongoing India-China conflict. So हम इसके बारे में 6 हिस्सों में बात करेंगे. पहला हिस्सा रहेगा हमारा बैकग्राउंड ऑफ इंडिया-चाइना कॉन्फ्लिक्ट. The second will be history behind India-China dispute. The third one will be current crisis in both countries. The fourth one will be strategy adopted by both countries. The fifth one will be possibility of war among India and China. And the sixth and last one will be how should India counter China. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भारत के 3 हिस्सों में चल रहा है. पहला एरिया है पेंगोंग लेक जो कि डोकलाम के करीब है. द सेकेंड वन इज गलवान वैली जो कि सिक्किम में स्थित है और तीसरा हॉट स्प्रिंग्स जो कि लद्दाख में स्थित है. पहले मैं बताना चाहूंगा भारत और चाइना लगभग 3500 किलोमीटर एरिया का बॉर्डर शेयर करते हैं और पहले भी मामूली झड़प इंडिया और चाइना के बीच में होती रही है. परंतु एक बात समझने वाली है पिछले लगभग 53 साल के अंदर भारत और चाइना के बीच में एक भी बुलेट एक्सचेंज नहीं की गई है जो कि काफी अप्रिशिएट की जाने वाली बात है. तो करंट क्राइसिस जो है इंडिया और चाइना के बीच में उसकी शुरुआत होती है पेंगोंग लेक एरिया के अंदर जो कि 5 मई को भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच हाथापाई से शुरू हुई जो कि 10 मई को दोबारा भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई. तो मैं बात करूंगा गलवान वैली के अंदर एक इंसिडेंट की. बेसिकली 10 मई को गलवान वैली के अंदर इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच झड़प हुई. झड़प की शुरुआत हुई चाइनीज सोल्जर्स के भारतीय टेरिटरी जो भारत क्लेम करता है उस टेरिटरी में घुसने से और उसको अपना एरिया घोषित करने से. एक सूत्रों से मालूम चला है वहां मौजूद एक लेफ्टिनेंट ने चाइनीज सोल्जर के इस क्लेम के बाद उसको जो है एक पंच किया जिसकी वजह से चाइनीज सोल्जर के ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई. इसके बाद चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई जिसमें लगभग 10 सोल्जर्स जो है इंजर्ड हुए जिसमें से कि 7 चाइनीज सोल्जर्स थे और बाकी भारतीय सोल्जर्स थे. बट जैसा कि इंडिया और चाइना के बीच में प्रोटोकॉल रहा है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर कमांडर लेवल पर रिजोल्व हो जाते हैं. इसीलिए इस घटना के बारे में चाइनीज मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट नहीं किया गया और चाइनीज सोल्जर्स की तरफ से वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री को भी इसके बारे में नहीं सूचित किया गया. और डिस्प्यूट का तीसरा एरिया है हॉट स्प्रिंग्स जो कि लद्दाख में स्थित है. हॉट स्प्रिंग्स वो अनडिस्प्यूटेड एरिया है जिसको चाइना भी भारत का हिस्सा मानता है. हमने गलवान वैली की बात की जिसको कि चाइना और भारत दोनों अपना हिस्सा बताते हैं. उसी एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन के विरोध में चाइना लद्दाख एरिया के अंदर घुसता आ रहा है और उसने अपने टेंट और बंकर्स वहां पर बना लिए हैं. तो भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसी रीजन के अंदर हो रहा है. अगर हम मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो 2017 के अंदर भारत और चाइना के बीच में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो लगभग 73 डेज तक चला था और काफी प्रचलित भी हुआ था डोकलाम रीजन के अंदर. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री की तरफ. इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ब्रिटेन इरा से हुई थी. तब ब्रिटेन बहुत ही मजबूत हुआ करता था और चाइना काफी कमजोर था. तब भारत की आज की जो टेरिटरी है उसको लेकर ब्रिटेन और चाइना के बीच में समझौता हो चुका था. लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद चाइना ने उस टेरिटरी पर इंडिया के कुछ टेरिटरी के ऊपर अपना दावा ठोका जैसे कि अरुणाचल प्रदेश. तो भारत के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ते हुए 1962 में वॉर की दहलीज तक पहुंच गया. तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और जवाहरलाल नेहरू की काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के बावजूद उनके बहुत से प्रशंसक चाइना वॉर को उनके एक फेलियर के तौर पर काउंट करते हैं. तब इंडिया काफी कमजोर हुआ करता था बिकॉज इंडिया को आजाद हुए लगभग 1.5 दशक हुआ था. उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ 1967 में. लेकिन तब भारत की मिलिट्री काफी प्रोफेशनल हो चुकी थी और उन्होंने चाइना का जवाब काफी अच्छे से दिया. यही वो टाइम था जब आखिरी बार इंडिया और चाइना के बीच में बुलेट्स एक्सचेंज हुई थी. उसके बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर पर काफी पीसफुल सिचुएशन रही और 1980s तक इंडिया और चाइना के बीच में स्थिति काफी ठीक ठाक रही. और एक चाइना को लेकर एक कमेंडेबल बात है. चाइना ने पिछले 20 से 30 साल के दौरान लगभग 4 मिलियन लोगों को अपने पॉवर्टी से ऊपर उठाया है. ये बात चाइना के बारे में काफी अप्रिशिएट की जानी चाहिए. इंडिया और चाइना के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है. चाइना के अंदर कहने को एक कम्युनिस्ट सरकार है
एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के होने के कारण चाइना के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वहां के गवर्नमेंट को लेकर नहीं है। लोग खुलकर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, वहां पर एक फ्री मीडिया नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, चाइना एक यूनिडायरेक्शनल वे में आगे बढ़ता जा रहा है और एक आज की डेट में इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है यूएस के बाद। और बहुत हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए आगे जाकर वो यूएस से भी आगे निकल जाए। लेकिन इंडिया के अंदर एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के फलस्वरूप इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को मेरा मानना है एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है। बट हमें ये समझने की जरूरत है डेमोक्रेसी के अपने कुछ फायदे भी हैं। डेमोक्रेसी इज द ओनली वे इन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 10,000 ईयर्स व्हेन गवर्नमेंट्स कैन बी चेंज्ड विदाउट ब्लडशेड। ये बहुत ही अप्रिशिएट की जाने वाली बात है। इससे पहले बिना खून खराबे के एक छोटे से राज्य की सत्ता भी नहीं बदलती थी। इंडिया की पेस कहीं ना कहीं स्लो है, लेकिन हम बहुत पीछे भी नहीं है चाइना से। मेरा मानना है हम तकरीबन 10 साल पीछे होंगे, लेकिन जिस तरह से आगे इंडिया बढ़ा है और उसकी ये अपनी जो वैल्यूज हैं उसके आगे ये 10 साल कुछ भी नहीं है। अब हम तीसरे मुद्दे पर जाते हैं, करंट क्राइसिस इन बोथ कंट्रीज इन द टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के वुहान शहर से हुई और दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने के लिए कहीं ना कहीं सभी देश चाइना को जिम्मेदार समझते हैं। चाइना के आगे एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो चुका है, जहां यूरोप के साथ साथ यूएस खुले तौर पर चाइना को इसके लिए ब्लेम करता नजर आ रहा है। तो चाइना के लिए कहीं ना कहीं अपने साख बचाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। भारत के अंदर अभी कोरोना वायरस का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं देखने में आए, एशिया के अंदर कोरोना वायरस का उतना गहरा प्रभाव नहीं है जितना कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर और यूएस के अंदर। लेकिन दोनों देशों को अलग अलग मोर्चे पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट। तो इस क्राइसिस की सिचुएशन में बड़ी हैरान करने वाली बात है, चाइना इतना एग्रेसिव स्टांस क्यों ले रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे मुद्दे की तरफ, द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड चाइना। तो सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे। चाइना ने पिछले कुछ टाइम में अपनी डिप्लोमेसी को काफी चेंज किया है, जो कि पहले काफी लो की, कंजर्वेटिव और पैसिव होती थी, उसको उन्होंने बदलकर काफी असर्टिव एंड एग्रेसिव कर लिया है। तो इसके लिए मैं एक मजेदार किस्सा आपसे शेयर करूंगा। हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में, एक चाइनीज एक्शन ब्लॉकबस्टर के बारे में, वुल्फ वॉरियर्स। तो आपको काफी स्ट्रेंज लग रहा होगा कि कहाँ हम इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में एक मूवी की बात करने लगे, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। बेसिकली ये मूवी एक चाइनीज एक्शन थ्रिलर है जो कहीं ना कहीं यूएस की रैम्बो मूवी से इंस्पायर्ड है। तो इस मूवी के 2 पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट वन वाज इन 2015 विच अर्नड अराउंड 600 करोड़ इन इंडियन रुपीज, and the second part was released in 2017. The strategy adopted by China in recent years is named as Wolf Warrior Diplomacy. हाँ जी, बिल्कुल जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, एक चाइना के लिबरेशन आर्मी के स्पेशल ग्रुप की एक फोर्स होती है जो कि कहीं ना कहीं चाइना की प्राइड और वहां के नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। तो सिमिलर वे में चाइना ने अपना एक एग्रेसिव स्टांस बीते दिनों के अंदर कहीं ना कहीं अख्तियार किया है। अब हम बात करेंगे इंडिया की स्ट्रेटेजी को लेकर। इंडिया कहीं ना कहीं 2 फ्रंट वॉर पर हमेशा से रहा है। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, द फर्स्ट फ्रंट इज एट पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर एंड द सेकंड फ्रंट इज इंडिया चाइना बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं भारत को दोनों फ्रंट पर वॉर के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, भारत की करंट कैपेबिलिटीज को देखते हुए इंडिया एक स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसमें आइदर पाकिस्तान या चाइना को हम अप्रोच करें टू मेक पीस। जैसा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी की फर्स्ट टर्म के अंदर आप देख सकते हैं, इंडिया ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अप्रोच किया। काफी लोगों को स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन आप ध्यान दें तो 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद मोदी ने इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट भी किया था अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर। इवन अफगानिस्तान से एक बार होते हुए अनइनवाइटेड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के घर की एक शादी के अंदर भी जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे सम्मिलित हुए थे। लेकिन जैसा इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी रही है कहीं ना कहीं रिलीजियस व्यू से, और भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करते थे, तो उस राइवलरी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस होना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल हम दोनों के ट्रेडिशंस और लोगों की आदतें काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन वहाँ
मिलिट्री के प्रभाव को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस होना बड़ा मुश्किल है। तो इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड टर्म के अंदर चाइना को अप्रोच किया और जी जिनपिंग ने भारत को विजिट किया इन अक्टूबर 2019। लेकिन चाइना की हिस्ट्री को देखते हुए हमें ये समझ जाने की जरूरत है, इंडिया और चाइना के बीच में पीस होना बड़ा ही मुश्किल है। उसके बहुत से कारण हैं। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं सिमिलर होना और दोनों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का होना। चाइना आज की डेट में एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन करंट क्राइसिस को देखते हुए और चाइना के कहीं ना कहीं एग्रेसिव स्टांस को देखते हुए दुनिया दूसरी तरफ देखना चाह रही है और भारत बहुत ही बड़ा कंटेंडर है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं इवॉल्व करने की जरूरत है और हमें देखना पड़ेगा, हमें रीएसेस करना पड़ेगा इंडिया स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स चाइना। अब हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे, जो कि है इन पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया चाइना वॉर। इंडिया और चाइना कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को लेकर। सो करंटली चाइना इकोनॉमी के मामले में दुनिया के दूसरा नंबर का देश है। चाइना की इकोनॉमी लगभग 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर है। इंडिया की इकोनॉमी करंटली है लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो हम बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर। हम आर्मी की बात करें तो इंडिया के एक्टिव मिलिट्री पर्सनल दे आर अबाउट 13 lakhs एंड चाइना की टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ है 23 lakhs। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, इंडिया के पास एक काफी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और उसी के साथ इंडिया के पास एक बैटल हार्डन्ड मिलिट्री है। इंडिया लगातार पाकिस्तान के साथ जो है वॉर के अंदर इंगेज्ड रहा है और जो है उसकी मिलिट्री हमेशा वॉर के लिए तत्पर रहती है। वहीं चाइना ने अपना आखिरी वॉर अगर हम बात करें तो 1980 में लड़ा था इन वियतनाम वॉर। हम बात करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की। शुरुआत करते हैं हम आर्मी के साथ। तो करंटली इंडिया के पास लगभग 4500 टैंक्स हैं, जबकि चाइना के पास 7700 टैंक्स हैं। अगर हम बात करें आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की तो इंडिया के पास लगभग 5500 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 6000 व्हीकल्स हैं। और हम बात करें रॉकेट आर्टिलरी की तो इंडिया के पास लगभग 300 आर्टिलरीज हैं, जबकि चाइना के पास लगभग 1800 रॉकेट आर्टिलरीज हैं। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स ताकत की। भारत के पास लगभग 2000 लड़ाकू विमान है, वहीं चाइना के पास लगभग 4000 लड़ाकू विमान है। भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या लगभग 500 है, वहीं चाइना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या लगभग 1100 है। भारत के पास लगभग 220 अटैक एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना के पास लगभग 270 अटैक एयरक्राफ्ट है। भारत के पास तकरीबन 700 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 1100 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो अगर एयरफोर्स की भी हम बात करें, चाइना हमसे काफी आगे है। अब हम बात करेंगे नेवल स्ट्रेंथ की। भारत के पास लगभग 250 नेवल शिप्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 750 नेवल शिप्स हैं। दोनों देशों के पास बराबर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और सबमरीन्स की बात करें, भारत के पास लगभग 15 सबमरीन्स हैं, वहीं चाइना के पास 75 सबमरीन्स हैं। तो अगर हम नेवी की बात करें तो भारत से चाइना काफी आगे है। और अगर न्यूक्लियर पावर की हम बात करें तो भारत के पास लगभग 120 से 150 के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन हम बात करेंगे क्या इंडिया और चाइना के बीच में किसी तरह के वॉर की पॉसिबिलिटी है। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया और चाइना कभी भी वॉर के अंदर अब एक दूसरे को एंगेज नहीं करें। दोनों देश डेवलपिंग नेशंस हैं और दोनों इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहते हैं। चाइना हमसे आगे है, लेकिन चाइना को भी मालूम है चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया में बहुत हैं। इंडिया और चाइना के ट्रेड में 70% फायदा चाइना को होता है कहीं ना कहीं। भारत उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो चाइना अपने इकोनॉमिक हितों को कहीं भी हर्ट नहीं करेगा। और भारत के साथ युद्ध लड़ने में चाइना का कहीं भी फायदा नहीं है। 1962 का भारत नहीं है, जब भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 1.5 दशक हुआ था और हमारी मिलिट्री काफ़ी अनप्रोफेशनल थी। और चाइना को भी ये समझना चाहिए उसकी मिलिट्री बहुत आज के समय में भी बहुत अनप्रोफेशनल है। बिकॉज ये फिस्ट फाइट एंड ये पंचिंग वगैरह ये आपका जो है किसी भी मिलिट्री में देखने को नहीं मिलेगी, जो भारत और चाइना के बॉर्डर पर आमतौर पर होता है। तो चाइना ने पिछले कुछ समय से कोई बहुत खास मेजर वॉर के अंदर चाइना पार्ट नहीं रहा है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही लो पॉइंट है। तो मुझे किसी वॉर की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कहीं ना कहीं चाइना के अपने रीजंस हैं और काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनमें से एक है चाइना का कहीं ना कहीं बैकफुट पर होना आज कोरोना वायरस की वजह से। आज कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए चाइना को दुनिया जिम्मेदार समझती है और चाइना कहीं ना कहीं इसको लेकर बैकफुट पर है। इसीलिए चाइना ने एक एग्रेसिव स्टांस अख्तियार किया है जिससे कि वो इस चीज को डाइल्यूट कर सके।
अब हम आगे बढ़ते हैं हांगकांग की तरफ। हाँ जी, हांगकांग एक ऐसा एरिया है जिसको चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, लेकिन हांगकांग के निवासी अपने को चाइना से अलग देश बताते हैं। तो साउथ चाइना सी के अंदर अपने दावे को मजबूत करने के लिए चाइना ने हांगकांग के ऊपर कब्जा किया हुआ और वो उसे अपनी टेरिटरी बताता है। पिछले कुछ टाइम से हांगकांग के अंदर चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का दौर लंबे टाइम से चलता आ रहा था। पिछले कुछ टाइम के अंदर चाइना ने वहां पर लॉज के अंदर काफी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से स्टेटस क्यू ऑफ हांगकांग जो है वो चेंज हो चुका है। तो कुछ लोगों का दावा है चाइना उसी से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ताइवान को लेकर। ताइवान एक फाइनेंशियल हब है पूरी दुनिया का। तो ताइवान के अंदर दुनिया के काफी मेजर फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं, काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन अभी हाल ही में चाइना ने ताइवान को लेकर अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किया है और ताइवान को अपने देश के अंदर पूरी तरह से सम्मिलित करने का प्रयास किया है। ये जी जिनपिंग की एक नेशनलिस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो यही कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिन पर यकीन करने के लिए हमें फैक्ट से और जो है गुजरना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाइना की तरफ से प्रोवोक्ड एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसका भारत को कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं था। और ये कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट का इशू है मिस्टर मोदी के लिए, बिकॉज चाइना को लेकर मिस्टर मोदी काफी फ्रेंडली वे में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा सेटबैक आने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो अब हम अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन में आते हैं। हम बात करेंगे हाउ शुड इंडिया काउंटर दिस चाइनाज पॉलिसी। तो जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बात की थी, इंडिया को चाइना को लेकर अपनी पॉलिसी को रीअसेस करने की और उसको रीबिल्ड करने की जरूरत है, बिकॉज चाइना ने काफी एग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है चाइना के एग्रेसिव स्टांस को लेकर इंडिया को भी अपना एक एग्रेसिव स्टांस अख्तियार करना चाहिए, बिकॉज मेरे को कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती इंडिया चाइना वॉर की। और जैसा कि करंट क्राइसिस चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़ी एक सस्ती और बड़ी मैन पावर भारत के अंदर अवेलेबल है। लेकिन हम भारतीयों के साथ एक दिक्कत है, हम अपॉर्चुनिटीज को लेकर इतने खुश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं उसके लिए हमें बहुत काम करने की भी जरूरत है। जैसे कि हम एक न्यूज सुन लेते हैं कि दुनिया जो है भारत की तरफ देख रही है, हम इतने खुश हो जाते हैं, हमें लगता है जैसे सारी कंपनीज कल ही चाइना को छोड़कर इंडिया में आ जाएगी। हमें एक चीज समझने की जरूरत है, दुनिया प्रॉफिट के ऊपर काम करती है, आज की दुनिया इकोनॉमी के ऊपर काम करती है। उनके पास बेहतर ऑप्शंस हैं चाइना के अंदर, तभी वो चाइना के अंदर ऑपरेट करती हैं। हमें भारत में ऐसे लॉज और बिजनेस को इजी बनाना पड़ेगा। यहाँ जो है मैन पावर को अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और ये कोई 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं है, इसके लिए हमें सालों लगेंगे और हमें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा और दुनिया को अपनी तरफ ल्योर करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मेहनत और दूरदर्शिता की जरूरत है। तो बहुत जल्दी उत्सुक होने की भारतीयों को कोई जरूरत नहीं है, हमें मेहनत करनी होगी और यूनाइटेड होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी अपील किया था। अपने आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें इग्नोर करके और उनको दरकिनार करके हमें साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि दुनिया भारत की तरफ देखे। इसके लिए एक उदाहरण मैं दूंगा चाइना के पर्सपेक्टिव को। अगर हम देखें, चाइना को हम कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं, लेकिन कुछ चीजें उनके लिए जो है अप्रिशिएट की जाने वाली बात है। जैसे इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक के समय में भी अगर हम बात करें चाइनीज प्रेसिडेंट की, तो अभी हाल ही में चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक यूनिवर्सिटी को विजिट किया था और वहां पर उनका कहना था कि ग्रेट स्टेप्स इन हिस्ट्री हैव ऑलवेज इमर्ज्ड इन द क्रिटिकल नेचर ऑफ डिजास्टर्स। तो बिल्कुल अभी करंट हमारी इकोनॉमी काफी डाउन है, भारत की ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक निराशा छाई हुई है, लेकिन हमें एक इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए अपने को इम्प्रूव करने की जरूरत है और जो है हौसले अपने बुलंद करके दोबारा उठकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हाउ शुड इंडिया काउंटर चाइना। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे हमारे फुनसुक वांगडू की। नहीं, हम पिक्चर वाले फुनसुक वांगडू आमिर खान की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल लाइफ फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक की बात करेंगे। तो हाल ही में उन्होंने जो है एक अपील की है लोगों से, भारतीय लोगों से, कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बंद करें, जिससे कि चाइना को एक सेटबैक लगे। ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको लेकर बहुत पहले से हमारे देश में बात होती रही है। इस डायरेक्शन में हमने कुछ खास कदम नहीं लिए हैं। आज इंडिया में टिकटॉक एक बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसको मेरा मानना है लगभग जो है 25% जनता हमारी इस्तेमाल कर रही है। हम एक चाइनीज ऐप को तो अपने फोन से नहीं हटा पा रहे हैं और हम बात करते हैं चाइनीज सामान को बैन करने की। तो मैं भी इस वीडियो के थ्रू अपील करूंगा
कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का और चाइनीज़ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू चाइना हम उसको कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार करें। लेकिन एक चीज़ मेरी नज़र में आई है, ये हमारे फुनसुक वांगडू की अपील के बाद काफ़ी लोग मैंने यूट्यूब पे देखा अपने टीवी फ़ोन तोड़ते हुए नजर आए हैं। तो मेरे बेटे एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो फ़ोन आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, चाहे वो चाइना के हो या टीवी आप खरीद चुके हो, उनको फोड़ने से कुछ होने नहीं वाला है। चाइना कोई आपको पैसे उल्टे नहीं कर देगा, ठीक है। तो जो आप ऑलरेडी सामान खरीद चुके हो उनका आप इस्तेमाल करें, उन्हें जो है आप संभाल के रखें, लेकिन आगे से चाइना के सामान को कम खरीदने की कोशिश करें। ये सेम चीज़ मैं खुद के ऊपर भी लागू करता हूँ और मैं भी इसको जो है भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। वीडियो का आखिरी पार्ट बहुत ही इरिटेटिंग लगता है लोगों को, लेकिन हमारे इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ घंटे पे ठोको चाहिए, ठीक।